संवाद भारत की सत्ता, सियासत और सियासी गलियारों की चर्चा में भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत। थैंक यू। पहला सवाल, इंडिया गठबंधन को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है और बार बार इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि भाजपा इससे बुरी तरह डरी हुई है। अब 2024 के लिए इंडिया को आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं एक सांसद के तौर पर? देखिए, अगर इंडिया की बात हम करें तो इंडिया में भी अगर आई हट जाए तो एनडीए बचता है, तो 2024 में भी एनडीए ही आएगा। जिस प्रकार से अभी गठबंधन इनका बना है, घमंडिया गठबंधन, मैं नहीं समझता हूँ बहुत लंबे समय तक चलने वाला है। पिछली बार हमने देखा था, पिछली बैठक में भी उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नाराज हो गए थे। इस बार हमने देखा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नाराज हो गए। मैं आज एक वीडियो सोशल मीडिया में देख रहा था कि जब आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी का स्वागत हो रहा तो पंजाब के मुख्यमंत्री पीछे पीछे घूम रहे थे, किसी ने उनको तरजीह नहीं दी। कहीं ना कहीं जो है आपसी जो इनकी टकराव जो इनका है, जो हम देखते हैं, चाहे वेस्ट बंगाल में हम देखें टीएमसी और कांग्रेस के बीच में टकराव है, उत्तर प्रदेश में देखें तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में टकराव है, दिल्ली में हम देखें या पंजाब में हम देखें तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में टकराव है। और जिस प्रकार से इनकी आपस में लड़ाई जो है विभिन्न राज्यों में है, तो ये गठबंधन बहुत लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। एकजुट इन्होंने मोदी जी के खिलाफ होने का प्रयास किया है, लेकिन इस मुहिम में ये खुद ही बिखर जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि राहुल गांधी ने अपनी छवि में भारत जोड़ो यात्रा के बाद सुधार किया है? बार बार कांग्रेस के लीडर्स कहते थे कि जिस तरह बीजेपी राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने की कोशिश कर रही है, अब उस छवि में राहुल गांधी ने इम्प्रूव किया, आप ये मानते हैं? नहीं, देखिए, राहुल गांधी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी उसको प्रोजेक्ट करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं पर भी उसमें सफल नहीं हो पाए। और मैं नहीं समझता हूँ कि कोई, चाहे वो छवि की बात हम करें या राहुल गांधी जी कब क्या बोल देंगे या कब क्या कर देंगे, किस प्रकार की हरकत वो कर देंगे, इस बात को लेकर कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता। मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा फर्क, चाहे उनकी छवि की बात करें या किसी प्रकार का इसमें फर्क कहीं पर देखने को आया है। मैं नहीं ऐसा मानता। संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, आपको क्या लगता है? जिस तरह भाजपा बार बार हर मंच से यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करती है, एक देश एक चुनाव की बात करती है, भाजपा ने एक बार कहा था कि महिलाओं को आरक्षण भी दिया जाएगा। आप तो सांसद हैं, आपको क्या लगता है विशेष सत्र में इस बार मुद्दा क्या रहेगा? नहीं, देखिए, जहाँ तक विशेष सत्र की बात है, तो जब नोटिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद ही मालूम पड़ेगा कि क्या क्या विषय आने वाले हैं या क्या क्या रहने वाला है। लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनके ऊपर इस सदन में चर्चा हो सकती है। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से जो ये घमंडिया गठबंधन है, पिछला जो अभी हमारा सत्र हुआ है उसमें लगातार व्यवधान प्रकट करता रहा मणिपुर के इशू को लेकर, जबकि हमारी सरकार ने निरंतर इस बात को पहले दिन से ही कहा था कि सरकार हर विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार है। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा, और ये अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए, लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होनी थी उस समय जो है वॉकआउट कर गए। तो मैं समझता हूँ कि इस बार भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन अब ये जब सत्र आएगा तभी मालूम पड़ेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपने कही है, चाहे महिला आरक्षण का विषय आपने रखा है, या वन नेशन वन इलेक्शन की बात है, ये तभी मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से विषयों के ऊपर चर्चा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी सार्थक चर्चा इस सत्र में होगी, ऐसा मुझे विश्वास। मानसून सत्र जब केंद्र का चल रहा था, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि हिमाचल प्रदेश के सांसदों ने संसद में, हिमाचल प्रदेश में जो आपदा की घड़ी थी उस समय एक भी सांसद ने अपनी संसद में आवाज तक नहीं उठाई, ना ही प्रधानमंत्री से बातचीत की है। तो आप मुख्यमंत्री के इस बयान को किस तरह से देखते? देखिए, मैंने उस समय भी कहा था जब उन्होंने ये बयान दिया कि सांसदों ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया। हम लोगों ने विभिन्न मंत्रियों से मिलकर प्रदेश की बात को रखा। मैं स्वयं माननीय नितिन गडकरी जी से मिला, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से मिला, मैं माननीय रेलवे मिनिस्टर से मिला, और दूसरे अनेक मंत्री, हमारे जो अन्य मंत्रीगण हैं उनसे भी मैं मिला, और प्रदेश की जो भारी त्रासदी जो प्रदेश में आई उसको लेकर हमने बात की। लेकिन जहाँ तक बात है तो उस सदन में इस बात को उठाने की, तो उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है और मंडी की सांसद है
मुख्यमंत्री जी को उनके बयान को सुनना चाहिए। उन्होंने क्या कहा था कि सदन नहीं चल पाया, और सदन किसने नहीं चलने दिया? ये इन्हीं के मुख्यमंत्री जी के अपनी पार्टी के लोग थे, उनके गठबंधन के लोग थे, जिन्होंने संसद को चलने नहीं दिया और संसद के अंदर लगातार गतिरोध बना के रखा। मैंने एक प्रश्न भी इसको लेकर लगाया था और मैंने चर्चा का नोटिस भी इसको लेकर दिया था, लेकिन क्योंकि सदन में चर्चा किसी भी विषय के ऊपर नहीं हो पाई और केवल उसके लिए दोषी है तो विपक्ष दोषी है, जिसके कारण जो एक महत्वपूर्ण चर्चा बाढ़ को लेकर और त्रासदी को लेकर हम सदन में करना चाह रहे थे, हिमाचल प्रदेश के हितों की बात को रखना चाह रहे थे, उसके लिए अगर दोषी है तो कांग्रेस पार्टी और उसके जो साथी दलों के जो लोग हैं जिन्होंने निरंतर गतिरोध बनाए रखा। स्वयं प्रतिभा सिंह जी ने इस बात को जब एक मीडिया पर्सन ने उनसे पूछा तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि क्योंकि सदन नहीं चल पाया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी जो प्रदेश अध्यक्ष, अपनी जो सांसद है, कहीं ना कहीं उनको ताकत करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने इसमें हमको भी लिपटने की कोशिश की। आपका संसदीय क्षेत्र शिमला संसदीय क्षेत्र, आपने भी देखा होगा कि रोहडू के ऊपरी क्षेत्रों में लोगों का भारी नुकसान हुआ, बागवानी को बहुत नुकसान हुआ। आपने क्षेत्र का जायजा लिया क्या? और आप तो सिरमौर के कुछ जिला में लगातार दौरा कर रहे थे, क्या आप रोहडू या फिर शिमला के ऊपरी क्षेत्रों का आपने दौरा किया? निश्चित रूप से, शिमला ही नहीं, मैंने अपने संसदीय क्षेत्र के हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। रोहडू में मैं गया, एक परिवार के 3 लोग वहाँ पर, एक दादी और उनका एक छोटा 14 साल का पोता, जो है रोहडू के साथ लगती पंचायत, वहाँ से जब बाढ़ आई, वहाँ पर नदी ने नाले ने अपना रुख बदल दिया तो लोग वहाँ पर बह गए थे। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों का, रोहडू क्षेत्र का मैंने दौरा किया, चौपाल क्षेत्र में मैं पूरा विधानसभा क्षेत्र में, और मैं नेरवा गया, मैं चौपाल गया, अभी कुपवी जाने का मेरा कार्यक्रम, कुपवी में नहीं जा पाया क्योंकि रास्ते उस समय खराब था। जुब्बल कोट खाई का हमने दौरा किया और इसके अलावा ठियोग का दौरा किया। कल भी मैं ठियोग में जाने वाला हूँ। पिछले कल मैं कसौली में था, कसौली में 2 बार इससे पहले मैं जाकर आया। मैं दून विधानसभा क्षेत्र में, जहाँ पर आज भी करीब 250 परिवारों के लोग जो हैं विस्थापित हुए हैं, जिसमें से करीब 200 परिवार के लोग रूहानी आश्रम बुआसनी पंचायत में रह रहे हैं। साई पंचायत में, सौड़ी पंचायत में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। नालागढ़ क्षेत्र में भी मैंने दौरा किया और वहाँ पर भी जो है बहुत सारा नुकसान, जो भेड़ी पंचायत में लगभग 500 मीटर का सड़क और गांव जो है वो खिसक गया है अपने स्थान से, जो है मकान भी जो खिसक गए हैं, रास्ता सड़क जो है करीब 5-6 फुट नीचे धंस गई है। और इस प्रकार से सिरमौर जिला में, जिस प्रकार से पांवटा साहिब में, सिरमौरी ताल में नुकसान हुआ, नाहन विधानसभा क्षेत्र में भी जिस प्रकार से कंडईवाला में नुकसान हुआ। आप कह रहे हैं हर जगह नुकसान हुआ है, लेकिन राष्ट्रीय आपदा घोषित इसको क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, जहां तक केंद्र की ओर से हम देखें तो हर प्रकार से मदद की जा रही है। 822 करोड़ रुपए की राशि SDRF के तहत दी गई है। माननीय गडकरी जी आए, 400 करोड़ रुपए CRF में देने का उन्होंने यहाँ पर घोषणा की। 2700 करोड़ रुपया, 2743 करोड़ रुपया, लगभग 2643 करोड़, लगभग 2700 करोड़ रुपया PMGSY 3 में दिया गया। 11,000 मकान, जिसमें 6,000 अतिरिक्त मकान हिमाचल प्रदेश को मिले हैं। तो केंद्र की ओर से केवल मात्र घोषणा नहीं की जा रही है, सहायता दी जा रही है। प्रदेश को हर संभव मदद जो है केंद्र सरकार आज कर रही है। और केंद्र का हमारा नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय अनुराग जी, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी स्वयं पूरी स्थिति का जायजा ले रहे हैं और हर क्षेत्र में किस प्रकार से हम प्रदेश को सहायता कर सकते हैं। बावजूद इसके कि सरकार आज ये हर समय जो है केंद्र के ऊपर उंगली उठाकर ये कहती है, इनके मंत्री कहते हैं कि केंद्र से किसी प्रकार की मदद नहीं आ रही है। आपने देखा होगा कि जब कुल्लू मनाली में त्रासदी आई तो माननीय गडकरी जी स्वयं वहाँ पर आए, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है प्रदेश में राहत सामग्री और खाने का सामान पहुंचा जा रहा है। तो कहाँ पर केंद्र जो है आज कमी रख रहा है। चलिए, ये तो रही बात प्रदेश की, अब जरा राजनीति पर भी आते हैं। आप शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं। अगर इस बार भाजपा शिमला संसदीय क्षेत्र से किसी महिला पर दाव चलाती है और आपको क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह मिली है, तो सुरेश कश्यप ने अपने लिए प्लान B भी सोचा है? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात है कैंडिडेचर की, तो ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है और पार्टी ने एक बहुत बड़ा मौका मुझको दिया। एक फौजी को, एक अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाना, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में स्थान देना, पहले 2 बार MLA फिर MP का टिकट देना, तो ये बहुत बड़ी बात मेरे लिए है। एक बहुत बड़ा स्थान पार्टी ने मुझे दिया है और
आगे भी पार्टी का जो भी निर्णय रहता है, पार्टी हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करता है, हम उसके साथ चलेंगे। साल 2020 में आप भाजपा के अध्यक्ष बने। अब आप 2021 का उपचुनाव देखिए कि आप उपचुनाव में भी हारे, उसके बाद मंडी संसदीय क्षेत्र से जो एक सीट थी वो भी हारे, अब लास्ट में आप आम चुनाव भी विधानसभा के हार गए। अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी और बेहतर उपलब्धि आप क्या मानते हैं? क्योंकि ये तो मैंने आपको बताया कि उपचुनाव भी हारे, आम चुनाव भी हारे। नहीं, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष नहीं हारता, ठीक है। सभी लोगों ने मिलकर काम किया, सरकार ने 5 साल तक निरंतर लोगों की सेवा की। और अगर हम देखें तो आज जो वोट शेयर की बात है वो कांग्रेस और भाजपा में मात्र 36,000 वोटों का अंतर है। 0.09% से हम लोग पीछे रहे। ये बात अवश्य है कि हम उपचुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाए और आम चुनाव में भी जीत हासिल नहीं कर पाए, लेकिन प्रदेश के संगठन ने निरंतर प्रयास किया और एकजुटता के साथ सरकार और संगठन कार्य करती रही। ये बात अलग है कि चुनाव में सफलता हमको नहीं मिली, लेकिन सवाल उस समय ये उठ रहा था, क्योंकि भाजपा के अध्यक्ष आप थे, कि भाजपा अपने 21 बागियों को शांत नहीं कर पाई। इसीलिए मेरा सवाल आपसे ये था कि पार्टी की कमान तो आपके हाथ में। नहीं, देखिए, सभी ने मिलकर काम किया। ये बात सही है कि कुछ लोगों ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और जिसका नुकसान पार्टी को हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्योंकि बहुत बढ़िया काम कर रही थी और सभी को लग रहा था कि फिर से भाजपा की सरकार बनेगी, तो बहुत सारे लोगों की इच्छा थी कि क्यों ना हम इस बार मौके का फ़ायदा उठाएं और चुनाव लड़ें, लेकिन उसका नुकसान हमको हुआ। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि हमने बहुत कम मार्जिन से हारी। हम अगर देखें तो 10 सीटें करीब ऐसी हैं जो हमने 500 से कम मार्जिन से हारी। तो निश्चित रूप से हमको उसका नुकसान हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी। डॉक्टर राजीव बिंदल जी आज प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष माननीय जयराम ठाकुर जी, चाहे त्रासदी का समय है या हमारा दूसरा समय रहा, लेकिन बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। और पूरा हमारा नेतृत्व, चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, निरंतर पूरे प्रदेश में उनका जहां आशीर्वाद मिल रहा है, निरंतर पूरे प्रदेश की स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं और मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चारों की चारों सीटों पर जीत भी हासिल करेगी और जो कमी पीछे रह गई उस कमी को भी हम। आप दिल्ली गए थे, आपने इस्तीफा दिया या आपसे इस्तीफा मांगा गया था? उस समय ये सिनेरियो बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। सियासी गलियारों में भी अलग अलग तरह की चर्चाओं का बाजार उस समय गर्म हो गया कि आप जेपी नड्डा से मिले, आपने चिट्ठी लिखी उनको। उस समय पूरा परिदृश्य क्या था? देखिए, अब पुरानी बात हो गई है। आज हमारे प्रदेश डॉक्टर राजीव बिंदल जी बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं और हम सब मिलकर उनके साथ मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त करने में आप साझा नहीं करना चाहते या फिर? देखिए, पुरानी बात हो गई और मैं आभारी हूं केंद्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अब जगह दी, प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे कोविड का जब कार्यकाल था उस समय मिला और अब पार्टी ने एक नया दायित्व मुझे दिया है और सांसद के रूप में जहां मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, वहीं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी स्थान मिलना, मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और प्रदेश के समस्त नेतृत्व का भी आभार प्रकट करता हूं कि इस प्रकार से मुझे पार्टी की सेवा करने का भी मौका मिला है और सांसद के रूप में मैं अपने संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा, अपने लोगों की सेवा कर पा रहा हूं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। एक अंतिम सवाल, बिंदल ने अपनी नई टीम का गठन किया है। सवाल बार बार उस टीम पर उठ रहे हैं कि उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का संतुलन नहीं था और कुछ लोगों ने ये भी कहा, आपके भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी सवाल उठाए कि जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है उसको स्थान नहीं दिया गया। चूंकि आप पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष पूर्व में रह भी चुके हैं, आपका इस विषय में क्या आकलन है? नहीं, देखिए, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बहुत अनुभवी हैं और उन्होंने हर वर्ग को और हर क्षेत्र को
साथ लेने के लिए अपनी टीम का गठन किया। अभी बहुत सारे अभी गठन होना बाकी भी है और मैं नहीं समझता हूं कि कहीं पर भी किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली है। पूरे प्रदेश को लेकर और पूरी पार्टी को लेकर डॉक्टर राजीव बिंदल जी आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से उनके नेतृत्व में जो है भारतीय जनता पार्टी और उपलब्धियां। लोकसभा चुनावों को लेकर जीत, लोकसभा चुनावों की चूंकि 2024 में अब लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, जीत को लेकर आश्वस्त? निश्चित रूप से पूर्ण रूप से आश्वस्त है और चारों की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और शिमला संसदीय क्षेत्र को भी जीतेगी। शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद सुरेश कश्यप इस समय हमारे साथ थे। हमने बात की जिस तरह देश में राजनीतिक सिनेरियो चल रहा है उसको लेकर और साथ में हिमाचल की राजनीति को लेकर। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।